हेलो बच्चों, वेलकम टू आईसीआई एकेडमी। आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं वो है हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। क्यूबिकल समझना थोड़ा आसान था, उसका डेरिवेशन भी आसान था। तो ये आपको बता दिया जाता है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 0.74 होता है, 74% इसकी इफिशियंसी होती है। लेकिन एक्चुअली में वो कैसे कैलकुलेट होता है उसको हम लोग आज डिराइव करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसे समझ पाए। तो आप इस क्लास में पेशेंस रखेंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा हटके है ना। तो इसको समझेंगे, हम कोई भी एजम्पशन नहीं लेंगे। बहुत बार ऐसा भी डेरिवेशन में लिखा रहता है कि आप C/A रेशियो एज्यूम कर लो और तब डिराइव करो। हम कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, पूरा का पूरा इस क्लास में डिराइव करेंगे और पैकिंग फ्रैक्शन HCP का 74% होता है, इसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो ये इसका फिगर बच्चों दिख रहा है, ये हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन, और उसका क्या है, एक हेक्सागोनल प्रिज्म है। उसमें जो एटम का पोजीशन होता है वो एटम का पोजीशन देखिए, 6 एटम यहाँ पे होते हैं कॉर्नर पे, ये दिख रहे हैं, नीचे भी होंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दोनों जो अपोजिट फेस है हेक्सागन का, उसके सेंटर पे एक एक एटम होता है, यहाँ दिख रहा है, और एक एटम यहाँ। और उसके बाद 3 एटम जो होते हैं वो सैंडविच किए रहते हैं। सैंडविच मतलब जैसे सैंडविच जब आप खाते हैं तो ब्रेड के बीच में मसाला भरा रहता है, उसी तरह से यहाँ पे ये हेक्सागन में 3 जो एटम है वो सैंडविच किया रहता है बीच में, सेंटर में, है ना। तो ये 1 2 एंड 3, ये दिख रहा है। तो ये टोटल एटम होते हैं एक यूनिट सेल में। एटम का लोकेशन इस तरह से होता है। आप जब देखेंगे हेक्सागन के एक लेयर को देखने की कोशिश करेंगे तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइडेड है, दिख रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। और ये हेक्सागन में, इसको इस तरह से समझेंगे, देखिए ये एक्चुअली में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कुछ इस तरह का होता है लेयर वाइज। ये है हेक्सागन। एटम को हम कैसे रखते हैं, पहले प्लेस करते हैं, इस तरह से प्लेस करते हैं। 2D में अगर पैक करें तो ये देखिए, इस तरह से जो पैक करते हैं, इस एटम को ले लें तो यहां पर बनता है एक हेक्सागन, दिख रहा है। वही लेयर यहाँ पे दिखाया गया है, यही है हेक्सागोनल। ये 2D में है, लेकिन जब इसका 3D बनाएंगे तो यहाँ पे हर वाइड है, ये वाइड है, ये वाइड है, और सारे वाइड कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर वाइड बनते हैं। इसमें दिख रहा है ना, 3 एटम से घिरे हुए वाइड को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वाइड। तो ये सारे ट्रायंगुलर वाइड है। तो इसमें कितने ट्रायंगुलर वाइड है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगुलर वाइड बनेंगे। ऊपर से एक दूसरा लेयर आता है, ये जो पैटर्न चलता है हेक्सागन का, ये AB चलता है, ये आगे देखेंगे जब हम पैकिंग पढ़ेंगे। AB एक बेस लेयर हो गया। हेक्सागन क्यों कहते हैं, क्योंकि 6 एटम से घिरा हुआ है, एक हेक्सागन का फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद उसके ट्रायंगुलर वाइड में ऊपर दूसरा लेयर आता है B। मान लो कि 3 एटम जो सैंडविच है वो ऊपर से रख रहे हैं, ठीक है, तो वो अल्टरनेट वाइड को फिल करेगा। 6 वाइड है तो 6 के 6 को फिल नहीं करेगा, अल्टरनेट वाइड को फिल करेगा। देखिए जैसे ये एटम है, ये इस वाइड के ऊपर होगा, इस 3 एटम के बीच में जो वाइड बनेगा इसके ऊपर, ये है इस वाइड के ऊपर है, और अगर ये है तो ये इस वाइड के ऊपर है, दिख रहा है, अल्टरनेट। इस ट्रायंगल में नहीं, इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में नहीं तो इसमें है, फिर इसमें नहीं तो इसमें है। मतलब 6 ट्रायंगुलर वाइड है, उसके अल्टरनेट वाइड को लेयर B हमारा फिल कर रहा है, और फिर उसके बाद कौन लेयर रिपीट होगा, लेयर A रिपीट होगा। तो यही है हमारा हेक्सागन, ये दिख रहा है ना, यही है हमारा हेक्सागन, HCP क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये एक्चुअली में दिख रहा है एटम दूर दूर, लेकिन ये सब आपस में सटे हुए हैं। ये 6 एटम सटा हुआ है और बीच के ये सेंटर से सटा हुआ है। इसके जस्ट ऊपर 3 वाइड को फिल कर रहा है ये 3 एटम, और उसके जस्ट ऊपर फिर से रिपीट हो रहा है लेयर A, जो कि आपको इस फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा कि सारे एटम पास पास से पहले लेयर के ट्रायंगुलर वाइड को अल्टरनेट मैनर में भर रहा है लेयर B, और उसके वाइड को ऊपर से फिर से रिपीट हो रहा है लेयर A। इस तरह से हेक्सागन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम इसमें कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहला चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल।
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कितना होगा बच्चों नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल? तो आप एटम का लोकेशन देख रहे हैं, क्यूब में कॉर्नर का एटम कितने क्यूब के द्वारा शेयर किया जाता था? 8 क्यूब के द्वारा। लेकिन जरा यहाँ सोचने की कोशिश करिए, ये जो एटम है ये कितने हेक्सागन के द्वारा शेयर किया जाएगा? तो यहाँ पे एक तो ये हो गया और एक फिर क्या होगा इधर होगा, मतलब इस पर भी एक हेक्सागन होगा और इस साइड से भी एक हेक्सागन होगा ना। तो ये 3 और जस्ट उसके ऊपर एक लेयर वैसा ही आएगा। तो यहाँ पर जो कॉर्नर का एटम है वो 6 हेक्सागन के द्वारा शेयर किया जाएगा, 6 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे कॉर्नर वाला जो होता है उसका 1/6 पार्ट इसका हिस्सा है। वही अगर फेस का कंट्रीब्यूशन देखें तो फेस का कंट्रीब्यूशन तो क्यूब की तरह ही होगा 1/2, क्योंकि इसके फेस के बीच में एक है तो जस्ट उसके ऊपर एक सेम ऐसा ही यूनिट सेल आएगा और दोनों का 50-50% हिस्सा होगा। और जो बाकी ये 3 एटम जो कि बीच में सैंडविच किए हुए हैं, सेंटर पे है हेक्सागन के, हेक्सागोनल प्रिज्म के, हेक्सागोनल यूनिट सेल के, तो ये तीनों का तीनों समझेंगे कि उसके स्टमक में है, उसके पेट में है, तो ये पूरा का पूरा उसी का हिस्सा है। तो सारे एटम जो प्रेजेंट है सारे का लोकेशन वाइज हमने कंट्रीब्यूशन देखा यूनिट सेल में, अब उसी को कैलकुलेट करते हैं। जेड बराबर जो यहाँ पे आएगा, टोटल कॉर्नर के एटम कितने हैं? टोटल कॉर्नर 12 है, तो 12 बेस लेयर और टॉप लेयर को मिला के 12, और हर कॉर्नर का एटम शेयर किया जाता है 6 क्यूब 6 अलग अलग यूनिट सेल द्वारा। तो ये हो गया 1/6 प्लस 2 फेस पर का एटम है और फेस पर का एटम एक ये और एक ये, और ये शेयर किया जाएगा 2 यूनिट सेल के द्वारा, मतलब इसका 50% 1/2 और प्लस 3 जो है उसके अंदर है। तो ये आ गया 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो z की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आई वो 6 निकल के आई। तो हमने एक चीज कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो कि मेन है। इसको रब कर दे रहे हैं। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन हमने पढ़ा है z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये हमने पहले पढ़ा है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि स्फीयर से कितना भरा हुआ है वो यूनिट सेल, यूनिट सेल का कितना हिस्सा ऑक्युपाई हो चुका है स्फीयर के द्वारा। z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। z का वैल्यू कितना डालेंगे? तो z 6 है, 6 स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना है, ये क्यूब नहीं है कि a क्यूब लिख देंगे, इसका वॉल्यूम निकालना है। मान लो ये एज लेंथ है a, ये एज लेंथ क्या है a, समझ में आ रहा है? तो पहले बेस लेयर का एरिया निकालेंगे। बेस लेयर कैसा है? एक रेगुलर हेक्सागन है, उसका एरिया निकालेंगे इनटू हाइट कर देंगे किसी भी प्रिज्म का, या जब भी वॉल्यूम का फॉर्मेशन होता है ना। और हाइट यदि फिक्स है तो कैसे करते हैं हम लोग, बेस लेयर का एरिया इनटू हाइट, तो वो हमको वॉल्यूम दे देता है। तो बेस लेयर यहाँ पे क्या है, एक हेक्सागन है, और हेक्सागन 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइडेड है, दिख रहा है। तो एरिया ऑफ बेस लेयर मतलब 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, हाइट, हाइट हम सपोज कर लेते हैं c है, ये जो हाइट है हेक्सागन की ये c है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू c। चलिए 6 × 4 पाई r क्यूब, 6 × 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 × 6, और इधर ले लेते हैं क्या √3 a स्क्वायर इंटू c, और ऊपर क्या चला जाएगा 4। अब हम यहाँ 6 से 6 कैंसिल भी कर सकते हैं, वो करेंगे। अब a और r के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए a और r के बीच में कैसा रिलेशन है, ये a है और इसमें 2 r आ रहे हैं, तो a इक्वल टू 2r, यानी r इक्वल टू कितना है a/2। हम एक वेरिएबल में चेंज कर लेंगे
और इस बार हम r को a में चेंज करेंगे, तो r a इक्वल टू 2 है, तो लिखेंगे वहां पे, इस 6 से 6 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 4 इंटू 4 और ये क्या था 5 और r क्यूब है, तो इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 इंटू यहाँ पे क्या था 3, ये क्या है √3 a स्क्वायर इंटू c, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कटा, 2 और ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 पाई और a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो a बचेगा, 2 पाई a डिवाइडेड बाई 3√3 यही है। अब यहाँ पे फिर गाड़ी फंस गई, हमको निकालना पड़ेगा a बाई सी या जिसको बोलते हैं c बाई a रेशियो। तो कहीं भी आप डेरिवेशन पढ़ेंगे तो लिख लिया जाता है कि c बाई a रेशियो इतना होता है और उसको यहाँ पे पुट करके 1.66 समथिंग और उसको पुट करके हम पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम c बाई a रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको इस पेज में हम समझाने की कोशिश करते हैं। c बाई a रेशियो निकालने के लिए नीचे का एक क्यूब ये बनाते हैं, ये इस ट्रायंगल को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर कौन सा एटम है, ये इसके जस्ट ऊपर है। सपोज करें 3 बॉल आपने ऐसे रखा 1 2 3, तो बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड बना और उसके ऊपर एक बॉल, उसी फिगर को हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो इस प्लेन में है, 3 बॉल से जो मिलेगा उसके ऑर्थो सेंटर या सेंट्रॉयड कह लें आप, क्योंकि ये कैसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें सेंट्रॉयड ऑर्थो सेंटर सब सेम होता है। वो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो तो बेस में बनेगा और उसके ऊपर एक एटम है, तो एटम का हाइट होगा कुछ, है ना। तो इसी ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए ड्रॉ करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल को हमने ड्रॉ कर दिया, कैसे रहा होगा। और ये कैसे है, आपके कॉपी के लेयर में है, ये ट्रायंगल कॉपी के प्लेन में है। अब इसके ऊपर एक एटम है, ये तीनों एटम है, ऐसे होगा 3 एटम का इस तरह से दिख रहा है ना। अब इसके ऊपर एक एटम होगा और उसके सेंट्रॉयड, ठीक है। फिगर को फिर से ऐसा समझेंगे, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दिया हमने ABC। यहाँ जो वाइड का जो सेंटर है, ये जो सेंटर, यही इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा या सेंट्रोइड, सपोज उसको हम नाम दे देते हैं O, ओके। अब ये ट्रायंगल सपोज इस प्लेन में है, ऊपर अब एक स्फीयर है ना, उसके ऊपर जो जस्ट 3 जो सैंडविच वाला स्फीयर था उसमें का एक स्फीयर इस ट्रायंगुलर वाइड के जस्ट ऊपर है और वो सटा हुआ है, उसके सेंटर से उस लाइन को मिलाएंगे, तो हम ऐसे बनाते हैं। सपोज ये मान लो इसका बेस है, ये जो ABC है, ABC प्लेन में है, ABC जो ट्रायंगल है वो हमारा प्लेन में है, लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ की है हम मान लो कि OX, ये OX जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, बात समझ में आ रही है। ABC और उसके सेंटर से, ऑर्थो सेंटर से ऊपर वाले जो बीच वाले जो एटम थे जो कि उस वाइड को फिल कर रहा था उसके सेंटर को मिलाया, तो ये हो गया। इससे इसको मिला देते हैं और इससे इसको मिला देते हैं, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और सपोज यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब यहां से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो ये BC लेंथ क्या होगा, BC लेंथ, तो BC लेंथ बच्चों क्या है, ये एक स्फीयर ऐसे होगा और एक स्फीयर ऐसे और एक स्फीयर ऐसे, उसी तीनों स्फीयर के सेंटर को कनेक्ट करते हुए ट्रायंगल बना है। तो BC जो लेंथ है, ये BC एक्चुअली में A है, जो कि कितने के बराबर है 2R के बराबर है।
ए बी क्या होगा, ए बी एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, जस्ट उसके ऊपर स्फीयर, तो नीचे वाले स्फीयर और ऊपर वाले स्फीयर के सेंट्रॉइड को कनेक्ट कर रहा है, तो ये भी तो 2r ही होगा क्योंकि दोनों स्फीयर टच कर रहा है, और 2r का मतलब क्या होगा, ए, तो ये भी क्या होगा, ए। उसी तरह से ये भी क्या होगा, AC, सब ए होगा, ठीक है। अब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, वेरी गुड। ये टोटल ए है, तो ये लेंथ क्या होगा, मान लो इसको m मान लेते हैं, तो ये लेंथ होगा a/2। अब आप निकालो cos 30। cos 30 क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है cos 30 के लिए, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस है, तो बेस हो गया MC डिवाइडेड बाई OC। MC a/2 है, तो ये लिख लेंगे a/2, और OC का वैल्यू हमको निकालना है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, OC बराबर निकल के आया a/√, OC निकल के आया a/√3। अब देखेंगे ट्रायंगल OCX, ट्रायंगल OCX, यहीं पे ट्रिक है, इसी को समझना है इस ट्रायंगल को। आपको ये देखने से लग रहा होगा कि ये ट्रायंगल प्लेन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रायंगल ABC जो है वो प्लेन में है, इस तरह से ट्रायंगल ABC प्लेन में है, और वो जो लाइन है O से X जा रहा है वो ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन होगा एक प्लेन में और OX परपेंडिकुलर, ये भले ही दिख नहीं रहा है लेकिन ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद हम चलते हैं ट्रायंगल OCX में, तो जब 90 डिग्री एंगल होगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, CX स्क्वायर इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये CX क्या है, CX, ठीक है। तो CX आप बताओ CX क्या होगा, तो CX क्या होगा, तो यहां पर एक एटम था और जस्ट इसके ऊपर एक एटम है, तो वो भी लेंथ तो A ही है ना, तो ये भी क्या होगा, A ही होगा। ये भी लेंथ क्या है, A ही है। क्यों, क्योंकि दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है, तो बीच का डिस्टेंस 2r और 2r का मतलब A, तो CX स्क्वायर मतलब हो गया A स्क्वायर बराबर OX स्क्वायर, OX ये वाला लेंथ OX, ये क्या होगा, ये लेंथ बताओ OX, तो ये सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस है, सेकेंड लेयर तक का, और ये जो डिस्टेंस है बाबू ये क्या है, हम पूरा हेक्सागन का हाइट C माने थे, याद है, आप यहाँ पे देख लो, पूरा हेक्सागन का जो हम हाइट माने थे वो C माने थे, ये पूरा हेक्सागन का हाइट C है, और ये इसके जस्ट ऊपर है, तो ये हाइट क्या होगा, ये हाइट होगा C/2, वही हाइट वहां पे दिख रहा है, ये हाइट हो गया C/2, तो लिख देंगे OX स्क्वायर मतलब C/2 का होल स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OC स्क्वायर अभी हमने निकाला, क्या निकाला, a/√3 का होल स्क्वायर। आ जाओ बाबू, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा C स्क्वायर बाई 4 प्लस ये निकल के आएगा A स्क्वायर बाई 3, इधर से इसको ले जाके माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या आ जाएगा C स्क्वायर बाई 4। आप C बाई A निकालने की कोशिश करें तो C स्क्वायर बाई A स्क्वायर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, C स्क्वायर बाई A स्क्वायर 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई 3, तो C बाई A का जो वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा √8/3। इस वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, यही होता है C बाई A रेशियो फॉर अ HCP यूनिट सेल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 डिवाइडेड बाई √3। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि व्हाट इज द C बाई A वैल्यू फॉर HCP यूनिट सेल। अब जो हमारा मेन काम था वो हमने निकाल लिया है C बाई A रेशियो, इसी को हम प्रीवियस पैकिंग फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या था, 2π/3√3 A/C, 2π/3√3 A/C। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा था 2π/3√3
3a/c, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 3√3। a/c नहीं है, ये c/a है, तो इसको उलट के लिख देंगे। क्या लिख देंगे? √3 डिवाइडेड बाई 2√2, √3 डिवाइडेड बाई 2√2, 2 से 2 कट गया, √3 से √3 क्या आ गया? पाई/3√2। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.74। तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, अगर परसेंटेज में बात करें पैकिंग परसेंटेज, तो वो 74% होता है। तो हमने सिर्फ ये बताया नहीं कि SCP 74% होता है, बल्कि इसको मैंने प्रूव भी किया और सारे एजम्पशन बिना किसी को माने हुए C/A भी हमने कैलकुलेट किया और जितना डेरिवेशन हो सकता था पॉसिबल वो करके हमने बता दिया कि HCP भी CCP की तरह ही मैक्सिमम पैकिंग परसेंटेज देता है और वो कितना के बराबर होता है? 74%। ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।